मैं भारत के पीएम सीरीज के 12वें एपिसोड में आई.के. गुजराल के प्रधानमंत्री बनने की कहानी और उनसे जुड़े किस्से इस वीडियो में आप जानोगे। इससे पहले वाले पीएम सीरीज के एपिसोड 1 से लेकर अब तक के देखने के लिए आप चैनल में जाकर देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। 1997 की बात है। कांग्रेस ने एच.डी. देवगौड़ा सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकियां शुरू कर दी थी। तब क्षत्रिय पार्टियों का गठबंधन संयुक्त मोर्चा धर्म संकट में पड़ गया। साल भर के भीतर दूसरी बार प्रधानमंत्री के नाम की जद्दोजहद शुरू हुई थी। तमाम राय शुमारी के बाद इंद्र कुमार गुजराल के नाम पर सहमति बनी। इस फैसले से बेखबर गुजराल घर पर ही थे। गठबंधन के नेता इस फैसले से बेखबर गुजराल घर पर ही बैठे हुए थे। गठबंधन के नेता उनसे घर पहुंचे। पता चला कि साहब तो सो रहे हैं। घर वालों की इजाज़त से उनके कमरे में कुछ बड़े नेता गए। गुजराल को नींद से उठा और जगा कर लाए गए। आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है। 13 दिन वाजपेयी, 10 महीने देवगौड़ा, अगला पीएम कौन? 1996 में केंद्र में गठबंधन सरकार का दौरा था। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बन गए। 13 दिन के बाद वही वाजपेयी की सरकार गिर गई। 1 जून 1996 की जनता दल के एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। उनका किस्सा पिछले एपिसोड में हम बता चुके हैं। देवगौड़ा को कांग्रेस का समर्थन मिला था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के 10 महीने बाद ही कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। इसके बाद प्रधानमंत्री के लिए कई नामों पर चर्चा शुरू हो गई। दावेदार कई थे, मसलन सीताराम केसरी, मुलायम सिंह यादव, जी.के. मूपनार, लालू प्रसाद यादव, लेकिन किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री के रूप में अचानक तौर पर मिले हुए थे। दरअसल गुजराल की हर किसी से बनती थी। हर पार्टी में उनकी यारी दोस्ती थी। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा था कि यही एक ऐसा नाम है जिस पर कोई भी पार्टी एक बार विचार ज़रूर करेगी। हालांकि मुलायम इस नाम के खिलाफ थे और उन्हें ज्योति बसु ने समझाया तो वो भी राजी हो गए। उधर सीताराम केसरी भी गुजराल को अपना दोस्त मानते थे, इसलिए वो उस वक्त चुप रहे। इस तरह 21 अप्रैल 1997 को गुजराल ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वो इस पद पर 19 मार्च 1998 तक रहे। गुजराल मानते थे पड़ोसियों से रिश्ते सुधार कर ही दुनिया में दबदबा बनेगा। आई.के. गुजराल ने भारतीय विदेश नीति को कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए थे। इसे गुजराल डॉक्ट्रिन नाम दिया गया था। विदेश मंत्री रहते हुए 1996 में भारत को व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि यानी CTBT पर साइन नहीं करने दिया गया था। यही वजह है कि आज भारत खुद को परमाणु शक्ति घोषित करने में कामयाब हो पाया है। गुजराल का एक सिद्धांत यह कहता है कि यदि किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना दबदबा बनाना है तो उसे अपने पड़ोसी देशों के साथ सामान्य रिश्ते बनाने होंगे। पहले विदेश मंत्री फिर प्रधानमंत्री के तौर पर गुजराल चाहते थे कि भारत अपने पड़ोसी देशों जैसे मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के साथ भरोसा डेवलप करे। उनके साथ जो भी विवाद हैं उन्हें बातचीत से सुलझाए। अगर पड़ोसी देश की मदद की है तो तुरंत उनसे कुछ लेने की उम्मीद न करे। इस विचारधारा से जुड़ा एक किस्सा पत्रकार शेखत दत्ता बताते हैं। गुजराल नए नए प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारियों को अपने ऑफिस में बुलाया और उन्हें निर्देश दिया कि पाकिस्तान में अपनी गतिविधियां बंद कर दे। माना जाता है कि इसके बाद से ही पाकिस्तान में काम करने को लेकर रॉ के पास कोई स्पष्ट आदेश ही नहीं है। पाकिस्तान के प्रति गुजराल के नरम व्यवहार पर कई बार लोगों ने सवाल खड़े किए। एक बार गुजराल द टेलीग्राफ अखबार को इंटरव्यू दे रहे थे और पत्रकार के.पी. नायर ने उनसे कहा, भारतीय कूटनीति के बारे में एक साधारण यह भी है कि पाकिस्तान को लेकर नरम रुख अपनाया जा रहा है। आप रुख नरम रखकर पाकिस्तान के साथ काम नहीं कर सकते। इतना सुनते ही गुजराल पूरी तरह से भड़क गए। गुस्से में उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है कि मैं पाकिस्तान को कुछ दे दूंगा?
मैं भी उतना ही राष्ट्रभक्त हूँ जितना कोई दूसरा हो सकता है। सीताराम केसरी के पीएम बनने ख्वाब ने गुजराल सरकार गिराई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द कॉलिजन ईयर्स 1996-2012 में लिखा है, सीताराम केसरी उस समय प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब बुनने लगे थे। अस्थिर और अल्पमत सरकारों के दौर में उन्हें लगता था कि शायद वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी कर सकते हैं। सीताराम केसरी एक बहाने के इंतजार में थे, तभी राजीव गांधी की हत्या से जुड़ी जैन कमीशन की अंतरिम रिपोर्ट सामने आ गई। प्रणब मुखर्जी लिखते हैं, जैन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि डीएमके और इसके नेता लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण को बढ़ावा दे रहे थे। हालांकि राजीव गांधी की हत्या में डीएमके के किसी नेता या पार्टी का नाम सीधे तौर पर नहीं जुड़ा था। उस वक्त गुजराल की संयुक्त मोर्चा की सरकार में डीएमके भी शामिल थी, जबकि कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही थी। ऐसे में गुजराल ने वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के लिए एक डिनर आयोजित किया। तब गुजराल ने कहा कि ऐसे वक्त में अगर डीएमके पर कार्रवाई की गई तो इसका गलत संदेश जाएगा, और वो नहीं चाहते थे कि सरकार की विश्वसनीयता पर आंच आए। दूसरी तरफ कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। अधिकतर सदस्य नहीं चाहते थे कि गुजराल सरकार से समर्थन वापस लिया जाए। उस समय सीताराम केसरी कांग्रेस के मजबूत स्थिति में थे। केसरी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए समर्थन वापसी का प्रस्ताव पारित करा लिया था। इस तरह 28 नवंबर 1997 को इंदिरा कुमार गुजराल की सरकार गिर गई। संजय गांधी से बोले गए कि आपकी मां का मंत्री हूं, आपका नहीं। इंदिरा गांधी की सरकार थी, देश में इमरजेंसी लगाई गई। इंदिरा के छोटे बेटे संजय गांधी पर इमरजेंसी के दौरान ज्यादतियां करने के आरोप लगे थे। इस बात की जांच के लिए शाह कमीशन बनाया गया था। इसी कमीशन के बारे में जग्गा कपूर ने एक किताब लिखी है, व्हाइट प्राइस परजरी फैक्ट्स ऑफ द शाह कमीशन। इस किताब में आई के गुजराल और संजय गांधी से जुड़ा एक किस्सा है। उस समय गुजराल कांग्रेस की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। उन्हें संजय गांधी ने आदेश दिया, आकाशवाणी में पढ़ी जाने वाली खबरों को सेंसर किया जाए। प्रसारण में सबसे पहले आकाशवाणी के सारे समाचार बुलेटिन मुझे दिखाए जाए। गुजराल ने उनकी बात सुनी और कहा, फिर आराम से कहा, सूचना और प्रसारण मंत्री मैं हूँ, क्या सही क्या गलत मैं खुद देख लूँगा। इस जवाब के बाद दोनों के बीच बहस होने लगी और इंदिरा गांधी वहाँ मौजूद भी थी। उन्होंने अपने बेटे को चुप कराया। गुजराल वहाँ से चले गए। इस घटना के कुछ ही दिन बाद गुजराल को प्रधानमंत्री आवास से फ़ोन आता है और फ़ोन पर दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति कहता है, मैडम आपसे मिलना चाहती है। गुजराल इंदिरा से मिलने पहुँचते हैं तो पत्रकार वीर संघवी को दिए एक इंटरव्यू में गुजराल ने बताया था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस से फ़ोन आया कि मैं पीएम से मिलने आऊं। मैं 10:30 या 11 बजे के करीब वहां पहुंचा। तब तक प्रधानमंत्री अपने दफ्तर के लिए निकल चुकी थी। मैं जब बाहर आने लगा तभी संजय गांधी वहां आ गए। उस दिन उनका मूड बहुत ही खराब था, क्योंकि आकाशवाणी के एक चैनल ने इंदिरा गांधी की स्पीच का प्रसारण नहीं किया था। संजय ने झल्लाते हुए कहा, देखिए ऐसा नहीं चलेगा। गुजराल ने जवाब दिया, देखिए जब तक मैं हूँ ऐसा ही चलेगा। और संजय गांधी चिल्लाने लगे। इस पर गुजराल ने कहा, आपको बात करनी है तो थोड़ा सलीका सीखिए। आपको यह तक नहीं पता है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। मेरी आपके प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। मैं आपकी माँ का मंत्री हूँ, आपका नहीं। इसके बाद ही गुजराल के हाथों से सूचना और प्रसारण मंत्रालय छीन लिया गया और इंदिरा कहती रही कि गुजराल ने नहीं दी अपनी घड़ी। 1976 की बात है। उस समय आई के गुजराल मॉस्को में भारत के एम्बेसडर यानी राजनयिक थे और सोवियत संघ के दौर पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहुंची थी। उनके स्वागत में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इंदिरा के साथ गुजराल भी वहां मौजूद थे। उनके हाथ में हमेशा एचएमटी की घड़ी होती थी। उस समय एचएमटी की घड़ी की अमीर और रुतबे वाले लोग ही पहनते थे। सोवियत संघ प्रमुख
ब्रेजनेव को गुजराल की घड़ी बहुत ही पसंद आई और उन्होंने उनसे उस घड़ी से जुड़े ढेरों सवाल कार्यक्रम में बैठे बैठे दुभाषी के माध्यम से पूछ डाले। इंदिरा गांधी दुभाषी की बातें सुन रही थी। उन्होंने गुजराल से हिंदी में कहा, अपनी घड़ी उतार कर इन्हें दे दो ना। गुजराल ने ऐसा नहीं किया। इंदिरा दोबारा बोली, फिर से देते क्यों नहीं यार, दे दो घड़ी इसको। उन्होंने इंदिरा और दुभाषी के माध्यम से ब्रेजनेव से कहा, कूटनीति शिष्टाचार से मैं इस समय बंधा हुआ हूँ, चाहकर भी आपको ये घड़ी खोलकर गिफ्ट नहीं कर सकता। इतना वादा जरूर करता हूँ कि ऐसी एक घड़ी आपको भिजवा दूंगा। बाद में उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया और ब्रेजनेव को उस तरह की कई घड़ियां भिजवाई। इस किस्से का जिक्र गुजराल ने वर्षों बाद पत्रकार वीर सांघवी को दिए एक इंटरव्यू में किया था। सांघवी ने अपनी किताब मेडेट विल ऑफ द पीपल में गुजराल के हवाले से पूरा किस्सा बयां किया है। और एक बार सद्दाम हुसैन ने गुजराल को पूरी तरह से गले लगा लिया। गुजराल की आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन में लिखा है, उन दिनों विदेश मंत्री हुआ करता था और इराक और कुवैत के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। मैं जब सद्दाम हुसैन से मिला तो वो खाकी वर्दी में थे और उनकी कमर पर एक पिस्टल लटक रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे गले लगा लिया और फोटोग्राफ्स वहाँ मौजूद थे। हम दोनों के मुलाकात की तस्वीरें देश और दुनिया के अखबारों ने छप गई। इससे हमारी स्थिति खराब हो गई और इससे दुनिया भर में यह संदेश पाया गया कि जिस सद्दाम हुसैन की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है, उसको भारत के विदेश मंत्री गले लगा रहे हैं। खाड़ी देश के संयुक्त सचिव और राजदूत रहे केपी फेबियन ने फॉरेन अफेयर्स जनरल को दिए एक इंटरव्यू में यह कहकर गुजराल को बचाव किया था कि अगर किसी देश का राष्ट्र अध्यक्ष आपको गले लगाना चाहे तो आप डक तो नहीं कर सकते, यानी आप इसे मना नहीं कर सकते। खैर, इस मुलाकात का इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि गुजराल ने कुवैत में फंसे 1,70,000 भारतीयों को विमान से सुरक्षित देश वापस लाने में सफलता पाई थी। अपनी तरह का ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जाता है। एक बार में इतने सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लाने का यह विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, जो गुजराल साहब के नाम है। आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अच्छा लगा है तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले पीएम कौन थे, उनका कार्यकाल कैसा रहा, 13वें एपिसोड में आप जानोगे। इससे पहले वाले वीडियो आप चैनल में जाके देख सकते हैं या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।